हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है ये होगा पार्ट 2 लोकपाल एंड लोकायुक्त का लेक्चर नंबर 1 या पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड पार्ट 2 बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, तो और देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल, बेसिकली कितने मेंबर बॉडी हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं बेसिकली, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, कौन अपॉइंट करता है इसके मेंबर्स को, ठीक है। सो लोकपाल जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, कई सारे मेंबर्स हैं इस बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड ये कंसिस्ट करते हैं कितने मेंबर्स, 1 चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स, ठीक है। अब चेयरपर्सन जो है लोकपाल के, या तो वो कौन होंगे या तो वो कौन होंगे, मतलब दो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो रह चुके हो पहले कभी, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ठीक है, या फिर वो कोई भी एमिनेंट पर्सन हो जिसके पास इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी है, कुछ स्पेशल नॉलेज है, एक्सपर्टीज है 25 साल का। कौन से केसेस के अंदर, एंटी करप्शन के केसेस में, पॉलिसी के एंटी करप्शन पॉलिसी तो हो ही गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस में, विजिलेंस के केसेस में, फाइनेंस के केसेस में, ठीक है। इन मैटर्स के रिलेटेड बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ, मैनेजमेंट, ये सारे मैटर से रिलेटेड या किसी भी एक मैटर से रिलेटेड, ठीक है। सभी की हम बात नहीं कर रहे हैं, मे बी इनमें से 2 मैटर्स के रिगार्डिंग एक्सपर्टीज है, ठीक है, बट 25 साल का एक्सपीरियंस उस पर्सन के पास होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें उस पर्सन के पास हैं तो वो लोकपाल का क्या बन सकता है, चेयरपर्सन बन सकता है। इसके बाद जो 8 मेंबर्स हैं उसमें से हाफ मेंबर्स कैसे होंगे, जुडिशियल मेंबर्स, और उनमें से मिनिमम 50% कैसे होने चाहिए, या तो एससी होना चाहिए, या एसटी, या ओबीसी, या माइनॉरिटीज, या वुमेन, ठीक है। 50% मिनिमम मेंबर्स इन कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए। अब अगर हम जुडिशियल मेंबर की बात करें तो जो लोकपाल का जुडिशियल मेंबर्स हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, फॉर्मर कभी रह चुके हों, या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। इससे कम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, उनके पास इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, वही स्पेशल नॉलेज, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस, वो सारे मैटर्स के अंदर जो हमने अभी ऊपर देखा है, ठीक है। एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इन सारे मैटर्स के अंदर एक्सपर्टीज होना जरूरी नहीं है, कोई 2 मैटर्स के अंदर, कोई एक मैटर के अंदर वो भी चलेगा। इसके बाद आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए टर्म कितना होता है। लोकपाल के चेयरपर्सन या चेयरमैन एंड जो अदर मेंबर्स हैं उनका टर्म कितना होता है, तो 5 साल, या तो 5 साल, या फिर उनकी एज अगर 70 ईयर्स हो गई तो वो, ठीक है। जो भी पहले आ जाता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उनका टेन्योर मानेंगे। अच्छा, मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट भी ऐसे ही अपॉइंट नहीं करते हैं, किसी से वो रिकमेंडेशन लेते हैं। किससे लेते हैं, सिलेक्शन कमेटी से। तो जो सिलेक्शन कमेटी है वो बनाई गई है, मतलब कुछ मेंबर्स के जोड़ के, कुछ मेंबर्स को मिलाकर सिलेक्शन कमेटी को बनाया है। अब उनमें मेंबर्स कौन कौन से हैं, देखो सिलेक्शन कमेटी के अंदर, नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कोई भी जज जिसको नॉमिनेट किया हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और एक कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है। ये सारे मेंबर्स होंगे सिलेक्शन कमेटी के। प्लस उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, जैसे चेयरपर्सन है और अदर मेंबर्स है ना, वो सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई है उसके बाद भी क्या होता है, एक 8 लोगों का एक पैनल है। 8 लोगों का पैनल, वो कुछ लोगों को सर्च करता है, वो पैनल सिलेक्शन कमेटी को, वो पर्सन्स को रिकमेंड करता है, सिलेक्शन कमेटी फिर और रिकमेंड करती है, उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो सर्च कमेटी। अब यहाँ पर हमने सिलेक्शन कमेटी तो देख ली, सिलेक्शन कमेटी के बाद आता है सर्च कमेटी, कि सर्च कमेटी ही एक कमेटी है जो क्या करती है, बेसिकली कुछ कैंडिडेट्स को एनलिस्ट करती है, एक लिस्ट में डाल देती है, उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी को दे देती है।
सिलेक्शन कमेटी उसके बाद कुछ पर्सन्स को रिकमेंड करता है, बताता है किसको, प्रेसिडेंट को, और उसके बाद प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर देते हैं। तो जो लोकपाल एक्ट 2013 है उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने बेसिकली सपोज करा कि कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाओ जो जो इंटरेस्टेड हैं या चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकपाल बनने के लिए, या जिनकी पूरी एलिजिबिलिटी है। ये जो लिस्ट है ये किसके पास, या बेसिकली ये जो लिस्ट है ना ये कौन बना रहा है। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट बना रहे हैं ये 8 पर्सन के पूरा ग्रुप है, ठीक है, 8 मेंबर्स हैं सर्च कमेटी के अंदर। वो सभी मेंबर्स कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट करके एक पूरी लिस्ट बना रहे हैं, एंड यहाँ पर ये क्या करेंगे, सिलेक्शन पैनल के सामने उन लिस्ट को भेजेंगे, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। सिलेक्शन पैनल उसके अंदर से नाम सिलेक्ट करेगी, पिक करेगी। अब उनकी मर्जी है, वो किसी को भी सिलेक्ट करे, किसी को ना करे, ठीक है। अगर सर्च कमेटी ने बताए कुछ नाम, लेकिन सिलेक्शन पैनल को लगता है नहीं इनमें से तो नहीं बनना चाहिए, इनमें से नहीं बनना चाहिए, तो वो उनको नहीं बनाएंगे, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी सर्च कमेटी, उसके हेड रह चुके हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। 2018 के अंदर जो सर्च कमेटी बनी थी उसके हेड बने थे ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। 2013 का जो बेसिकली ये एक्ट है, इसके अंदर से बोला था कि लोकायुक्ता का जो ऑफिस है या लोकायुक्त का एस्टैब्लिशमेंट हो जाना चाहिए स्टेट लेवल पर भी, ठीक है, एक्ट के कमेंस होने के 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन। बट ऐसा हुआ नहीं है, कितनी स्टेट्स के अंदर अभी है, कितने स्टेट्स के अंदर नहीं है, ठीक है, ऐसा भी है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के अंदर यहाँ पर हमें लोकायुक्ता मिलेगा, ठीक है। ओनली 16 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आपको लोकायुक्ता का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड दिखेगा, मिलेगा, ठीक है। यही एक रीजन ये भी है कि ये इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पावर्स पर। लोकपाल की क्या क्या पावर्स हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकपाल की जुरिस्डिक्शन के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जो ऑफिसर्स हैं, और जो भी ऑफिशियल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये सभी इंक्लूड हैं। अगर इन सभी पर कोई एलिगेशन लगाया जाता है करप्शन का, तो उन मैटर्स को कौन डील करेगा, लोकपाल ही डील करेगा। अब दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर कोई करप्शन के रिगार्डिंग कुछ एलिगेशन लगे हैं बट रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, तो यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को। अगर प्राइम मिनिस्टर पर इन मैटर से रिलेटेड कोई करप्शन के एलिगेशन लगते हैं तो लोकपाल के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, लोकपाल के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है मिनिस्टर्स और एमपी के अगेंस्ट भी अगर कोई एलिगेशन आता है कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर क्या बोल दिया उससे रिलेटेड, या फिर वोट किसको दिया किसको नहीं दिया, करप्ट है वो इसीलिए उन्होंने इनको वोट नहीं दिया, तो इस चीज के लिए जुरिस्डिक्शन भी लोकपाल के पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑल्सो इंक्लूड करेगा अगर कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को या तो कोई सेंट्रल एक्ट के अंदर बनाया गया है या फिर किसी दूसरे एक्ट के अंदर बनाया गया है, या फिर उस बॉडी को सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है या कंट्रोल कर रही है, उस बॉडी का डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, वो सब भी लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंदर इंक्लूड होंगे। इसके बाद आ जाता है कि लोकपाल एक्ट जो है ना वो मैंडेट कर रहा है बेसिकली पब्लिक ऑफिसर्स को ये फर्निश करने के लिए कि भाई वो फर्निश करें, वो बताएं कि उनके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव डिपेंडेंट्स कितने हैं कितने नहीं है, तो बेसिकली अपनी वो सारी वो डिटेल्स वो मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है, मैंडेट करता है, ये मैंडेटरी बता रहा है। यहाँ पर लोकपाल के पास पावर है कि वो सुपरिटेंडेंट्स करें सीबीआई को और डायरेक्शन दे सकें, ये पावर लोकपाल के पास है कि वो सुपरवाइज कर सकता है, सुपरिटेंडेंट्स कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं सीबीआई को। लोकपाल कोई भी केस रेफर कर सकता है सीबीआई को, लेकिन अगर लोकपाल ने कोई केस मैटर कोई भी मैटर रेफर करा है सीबीआई को,
तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस केस को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। उसको पहले लोकपाल से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं इसको ट्रांसफर कर दूं किसी और को। इसके बाद जो लोकपाल की इंक्वायरी विंग है सॉरी, लोकपाल की जो इंक्वायरी विंग है उसके पास वो सारे ही पावर्स हैं, वो सारे ही शक्तियां हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। लोकपाल की जो पावर्स हैं वो सारा बेसिकली हम देखते हैं एक स्पेशल प्रोसीजर है जो एक करप्शन को हटाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, तो वो सारी ही पावर मतलब जो इनसे रिलेटेड है, मतलब इन मैटर्स को करने के लिए कुछ अगर जरूरी है तो वो सारी भी हम पावर्स हम मानते हैं कि लोकपाल के पास है। हम हर चीज तो रिटर्न में लिख नहीं सकते ना। तो यहाँ पर इन चीजों को करने के लिए, भाई असेट्स को हम मैनेज करने के लिए या असेट्स को हमने चेक करना है, देखना है बेनिफिट है नहीं है, रिसिप्ट रख रहे हैं, तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं अगर, तो करप्शन से रिलेटेड अगर किसी पे एलिगेशन लगे हैं और उसके असेट्स, प्रोसीड्स, रिसिप्ट्स, बेनिफिट्स, इन सब के रिगार्डिंग अगर हमें कुछ करने की जरूरत है जिससे करप्शन को कम किया जा सकता है, तो यहाँ पर उनके पास ये पावर है कि वो ये कर सकें। लोकपाल के पास पावर है कि वो रिकमेंड करें क्या चीज, ट्रांसफर और सस्पेंशन। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं, और किसी भी पब्लिक सर्वेंट का सस्पेंशन को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिकमेंडेशन ही है, रिकमेंडेशन को मे भी माना जाए या नहीं माना जाए, मैंडेटरी तो नहीं होता ना। इसके बाद लोकपाल के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन दें कि भाई ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको क्या करो, डिस्ट्रक्शन मत करो। ठीक है, प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, जो भी एलिगेशन है करप्शन के, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स तो रखे ही गए जा रहे होंगे उस पर्सन के अगेंस्ट। तो यहाँ पर कुछ समय बाद या एक सेट क्राइटेरिया है कि भाई कब उन रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लोकपाल डायरेक्शन देगा कि नहीं, आपको इन रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रक्ट नहीं करना, आपको रोकना है। ठीक है, रोकने की पावर उनके पास है। ठीक है, तो ये है बेसिकली लोकपाल का कुछ बेसिकली एक सेट क्राइटेरिया स्ट्रक्चर कि भाई क्या स्ट्रक्चर है, कितने मेंबर बॉडी है, क्या पावर है, क्या जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगी, यूजीसी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ होगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी वो। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।